हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। भूगोल के हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। आज हम वापस सामाजिक विज्ञान से लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 लेसन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। उसका नाम है आरंभिक नगर, कि किस तरह से पुराने जो नगर थे वह किस तरीके से थे, पुराने जो भवन थे वो कैसे थे, उनमें किस प्रकार की कला थी। पुराने भवन का संरक्षण हमें उनको क्यों सुरक्षित रखना चाहिए। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। 2 बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, जो अपने घर के पास में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो कुछ लोग हैं वो एक खंडर घर बना हुआ था पास में, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा का घर कहा करते थे। जिसे गली के बच्चे क्या करते हैं, भूतहा का घर कहते हैं। कोई भी घर हो, अगर वो मतलब खाली होगा, सुनसान होगा या उसमें कोई नहीं रहता होगा तो उसको क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसे भूतहा का घर। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, एक बच्चे ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो कि इसमें किस किस प्रकार की डिज़ाइन है, किस किस प्रकार की कलाकृति है। क्या आपने कहीं लकड़ी या इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? क्या आपने कहीं पर भी लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को एक पत्र लिखकर कहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। जो इतना खूबसूरत घर है इसको सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे। यह 2 बातें सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। वो दोनों बच्चे सोचने लगे कि ये जो पुराना घर है इससे लोगों को इतना लगाव क्यों है। अब है हड़प्पा की कहानी। क्या है बच्चों, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जो कोई पुरानी इमारत होती है उसकी एक अपनी ही कहानी होती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुड़े इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। क्या मिला इनको? हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ पर हमें अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले आए। यह सोचकर उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा से वो हजारों ईंटें उखाड़ कर ले आए खंडरों से, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। कई जो इमारतें थी वह पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और जो चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया है बच्चों? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। इन शहरों का निर्माण कब हुआ है बच्चों? 4700 साल पहले हुआ है। अब है इन नगरों की विशेषताएं। इन नगरों की क्या है बच्चों? विशेषताएं पढ़ेंगे हम। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इन नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा सा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन एक निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कह दिया। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। और निचले हिस्से को क्या कहा बच्चों? निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी की पक्की ईंटों की बनाई हुई थी। दोनों ही हिस्सों की जो 4 दीवारी थी वह किससे बनाई हुई थी? पक्की ईंटों से। इसकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही।
दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार खूब मजबूत बने। दीवार बनाने के लिए जो ईंटों की चुनाई करते थे वो इस तरह करते थे कि दीवार क्या बने, मजबूत बने। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया, एक खास तालाब, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। जिसे पुरातत्व इतिहासकारों ने क्या कहा है, महान स्नानघर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ईंटों का इस्तेमाल चुनाई की गई, फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया गया और फिर उस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए क्या थी बच्चों, सीढ़ियाँ थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चारों ओर क्या बनाए गए, कमरे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और इससे भरने के लिए पानी किससे निकाला जाता था, कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। शायद यहाँ पर विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट नागरिक जो है विशिष्ट अवसरों पर विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और जो लोथल है जैसे अन्य नगरों में भी हमें अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं बच्चों, अग्निकुंड, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते हैं। अग्निकुंड मिला तो वहाँ पर क्या किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। क्या मिले हैं बच्चों, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये देखो, ये जो मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी के तट के पास मोहनजोदड़ो जो है ये किसमें है, पाकिस्तान के अंदर है। किसमें है, पाकिस्तान के अंदर। ये है आपके हड़प्पा। क्या है ये, हड़प्पा। हड़प्पा के पास में आपकी रावी नदी बह रही है, चेनाब नदी और झेलम नदी। ये कालीबंगा। राखी खड़ी के पास में क्या है, कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा। ये नीचे देखिए बच्चों, लोथल। लोथल के पास में है सूरकोतदा और धोलावीरा। क्या है ये, सूरकोतदा और धोलावीरा। अब है ये महान स्नानघर। देखो बच्चों, ये स्नानघर बना हुआ है, इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। ये सामने और एक इधर, और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, कमरे। और इस पर ईंटों की चुनाई करके प्लास्टर करके फिर चारकोल की परत चढ़ाई हुई है। अब है भवन, नाले और सड़कें। भवन किस प्रकार के भवन थे, किस प्रकार के नाले थे और किस प्रकार की सड़कें थी। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। इन नगरों के जो घर होते थे वह आमतौर पर कैसे होते थे, एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था। अधिकांश घरों में जो स्नानघर होता है वह क्या होता था, अलग होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अक्सर क्या किया जाता था, घरों की जो नालियाँ होती थी उनको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में एक बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पर क्या बनाए गए थे, मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर और नाले सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है बच्चों, अब है नगरीय जीवन। अब नगरीय जीवन किस प्रकार का था, ये तो हमने पढ़ा, भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार की थी। अब है आपके नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ये यहाँ के जो शासक थे वे लोगों को भेजकर क्या मंगवाते थे, दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। इन नगरों में कौन होते थे बच्चों, लिपिक, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद वह अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। जो मुहरों, जो आप उस समय जो सिक्के थे उन पर तो लिखते ही थे, इसके अलावा भी वह अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। इसके अलावा
नगरों में कौन रहते थे? शिल्पकार, जो स्त्री और पुरुष रहते थे, जो अपने घरों पर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, उस समय लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। अब यात्राएं करते तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो हम लेके आते हैं, साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से और कहानियाँ। साथ ही जहाँ पर वो यात्राएं करते थे उन जगहों से वह क्या लेके आते थे? किस्से और कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये देखो, आपको सबसे ऊपर जो ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें नाला बना हुआ है। ये मोहनजोदड़ो की सड़कें हैं और ये एक ही मेन हॉल है। इसमें क्या है? एक नाला है और ऊपर एक कुआं है और ऊपर क्या है? एक कुआं। हड़प्पा की मोहर है। क्या है ये? हड़प्पा की मोहर। और इस मोहर के ऊपर चिन्ह बने हुए हैं। इस मोहर के ऊपर क्या बने हुए हैं बच्चों? चिन्ह हैं। अब है नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो हमें हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों की जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार बनते हैं। तांबे और कांसे से क्या बनते हैं? औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे बच्चों? बर्तन और गहने। यहाँ मेरी सबसे आकर्षक उसमें मनके, बाट और फलक है। यहाँ जो मिली सबसे आकर्षक वस्तु में क्या है? एक तो मनका है, एक बाट है और एक फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह की मोहरें बनाते थे? पत्थर की। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतया जानवरों के चित्र मिले हैं। इन आयताकार जो मोहरें होती थी उन पर किसके चित्र मिले हैं? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती की जाती थी। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ जो था उसमें कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तक कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंटों तथा फेंस से बनी आकृतियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषज्ञ। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। मोहरों पर क्या करना? पच्चीकारी करना। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। अब हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे। अब हमें ये नहीं पता कि उस समय जो स्त्री या पुरुष दोनों में से कौन प्रशिक्षण लेते थे या फिर केवल महिलाएं ही थी। शायद ही कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम में दक्ष होंगे। शायद ही कुछ ही पुरुष और महिलाएं होंगे जो दोनों ही काम में दक्ष होंगे। अब फेयंस किसे बोलते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख जो है वो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेंस जो होता है उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस के मनके, चूड़ियाँ, पाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस से क्या बनाए जाते थे? मनके, चूड़ियाँ, पाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। अब क्या है कच्चे माल की खोज? कच्चा माल उन महाद्वीपों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल किसे कहेंगे? जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलेगा या फिर जिसे किसान या पशुपालक से हम वो उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो किसानों द्वारा जो कपास पैदा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कच्चा माल कहते हैं। जिससे
जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभव आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तांबा वहाँ से मंगाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए जो टिन का जो आयात है वह आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन किस तरीके से था? जो नगरों में जो लोग रहते थे उनका भोजन किस प्रकार से था? लोग नगरों के अलावा गाँव में रहते थे। लोग नगरों के अलावा और कहाँ रहते थे? गाँव में। वे अनाज उगाते थे। वे क्या उगाते थे बच्चों? अनाज। और जानवर पालते थे। और क्या पालते थे? जानवर। किसान और चरवाहे ये शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, धान, मटर, तिल और सरसों, ये सभी उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जमीन की जुताई के लिए उस समय किसका प्रयोग किया जाता था? हल का। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए। हड़प्पा काल के जो हल थे वो तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। लेकिन हमें क्या मिले हैं? हल के आकार के खिलौने। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। इस क्षेत्र में बारिश कैसे होती है? कम होती है। इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। उस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए वहाँ पर सिंचाई के लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। पानी का संचय किया गया। पानी का क्या किया गया? संचय। जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग प्राय गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह भी होते हैं। बस्तियों के जो आसपास तालाब भी मिला हुआ है और चारागाह भी होते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। जो सूखे के जो दिन होते थे, जब पानी नहीं होता था, तो उस समय जो मवेशियों के जो झुंड है उनको दूर दूर तक पानी की तलाश में ले जाया जाता था। ये देखो, ये बच्चों के हल वाला खिलौना दिख रहा है आपको? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। और हमें ज्ञात है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। अब है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। क्या है बच्चों? अब गुजरात में जो है हड़प्पाकालीन नगर का जो है छोटा सा निरीक्षण, बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। कच्छ का जो एक इलाका है गुजरात के अंदर, उसमें खदीर बेत के किनारे पर धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन भी उपजाऊ थी। वहाँ पर क्या साफ पानी मिलता था और जमीन कैसी थी? उपजाऊ। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वह कई नगर थे, वो दो भागों में विभाजित थे। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इसके अंदर जाने के लिए क्या है? बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और ऊंचाई के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। एक ऐसा अवशेष है अनोखा, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी बस्तियों पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था।
यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह में कहीं मुहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिली है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ पर किसका काम होता है? मनके बनाने का। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब है मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहर की छाप को क्या कहते हैं बच्चों? मुहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। अगर वह छाप टूटी हुई नहीं होती है तो इससे ये पता चल जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब है सभ्यता के अंत का रहस्य। अब सभ्यता का अंत किस तरीके से हुआ उसका रहस्य पढ़ेंगे। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लगभग 3900 साल पहले हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक लोगों ने क्या करा? इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। किसका प्रयोग बंद हो गया? लेखन, बाटों और मुहर का भी प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम होने लगा। दूर दूर से जो कच्चे माल जो आता था उसका आयात भी कम होने लग गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लग गए। मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थे वहाँ पर कचरे के ढेर बनने लग गए। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। जो निकास की जो नालियों की जो प्रणाली थी वह भी नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई। यह सब कैसे हुआ? कुछ विद्वानों का कहना है कि पता नहीं। कुछ विद्वानों ने कहा कि यहाँ पर जो नदियाँ थी वह सूख गई। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें बनाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। ईंटें बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? ईंधन के। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। इसके अलावा भी जो मवेशियों के जो बड़े बड़े झुंड थे, चारागाह और घास वाले जो मैदान थे वह भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। लेकिन इन सभी कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ है। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का जो असर है वह कुछ ही इलाकों में हुआ है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो भी हुआ इससे पता चलता है कि परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। जो आधुनिक जो हमारा पाकिस्तान है उसकी सिंध और जो पंजाब की जो बस्तियां हैं वह कैसी हो गई? उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने आज ये लेसन पढ़ाया आरंभिक नगर समझ में आया होगा बच्चों। आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, थैंक यू।